नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कार्यालयी हिंदी और अनुवाद। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कार्यालयी अनुवाद का अर्थ क्या है। कार्यालय शब्द की अगर बात करें तो कार्यालय शब्द का अर्थ है कार्यालय का। कार्यालय का मतलब जो ऑफिस होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में ऑफिस कहते हैं, जहां पर कार्य किया जाता है। कार्यालय शब्द का सीधा सा अगर अर्थ हम देखें तो कार्य का आलय अर्थात कार्य करने का स्थान, यानी दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे कार्य जमा आलय। कार्य का मतलब हो गया काम और आलय का मतलब क्या हो गया, स्थान। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्यालय कहा जाता है। शासन तंत्र सहित सभी प्रकार के कार्यों का संचालन आज इन्हीं कार्यालयों के माध्यम से होता है। यह कार्यालय निजी क्षेत्र के भी हो सकते हैं और सरकारी क्षेत्रों के भी हो सकते हैं। कार्यालय साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाला सभी प्रकार का साहित्य और सामग्री इसमें आते हैं। यानी जो भी कार्यालय है उन कार्यालयों में साहित्य क्या है, जो वहाँ कामकाज होता है, उस कामकाज में जो भी साहित्य और सामग्री प्रयोग की जाती है वो क्या है, कार्यालय साहित्य है, कार्यालय का साहित्य है। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली कौन सी है, हिंदी है, जिसे हम कार्य में क्या कहते हैं, कार्यालय में उसे कार्यालय हिंदी कहा जाता है, या फिर प्रशासनिक हिंदी यानी प्रशासन की हिंदी। प्रशासन के काम करने के लिए जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसे कार्यालयी हिंदी या प्रशासनिक हिंदी कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि कार्यालयी अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, यहाँ पर हमें क्यों को ढूंढना है कि देखिए, हिंदी अगर हम देखें तो हमारी राजभाषा है, संपूर्ण भारत की भाषा बनाने के लिए हम इसे प्रयासरत हैं, और ये वो भाषा है जिसे सर्वसाधारण व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। लेकिन ऐसी क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि कार्यालय में इसको अनुवाद की भाषा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात है अंग्रेजी शासन। इसको आप कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, अंग्रेज़ों का शासन, अंग्रेज़ों का शासन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को। देखिए, अंग्रेज़ों का शासन, अंग्रेज कब भारत में आए और कितने सालों तक इन्होंने राज किया, लगभग 200 सालों तक अंग्रेजी सत्ता भारत पर रही। उससे पहले भी अगर हम देखें तो अरबी और फारसी भाषा में ही भारत की प्रशासन का या राजकाज का काम चलता था, क्योंकि जो शासक थे वो अरबी और फारसी के हिमायती थे। तो सभी सरकारी कार्यालयों में उस समय अरबी फारसी का प्रयोग किया जाता था या उर्दू का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने जब शासन किया भारत पर, उस समय सभी कार्यालयों में यही अंग्रेजी जो विदेशी भाषा थी उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इसी का प्रयोग चलता रहा। इसी कारण देश के आज़ाद होने के बाद भी जो हमारी हिंदी भाषा थी उसको अनदेखा किया गया और अधिकांश कार्यालयों में जो काम हो रहा था वो अंग्रेजी भाषा में ही हो रहा था। यही कारण है कि अंग्रेज़ों के शासन के कारण भारत में जो हिंदी है ये मुख्य भाषा ना रहकर कार्यालयों में ये दूसरे स्थान पर आ गई थी। यानी जो कार्यालय थे किसी भी क्षेत्र के, चाहे वो निजी क्षेत्र थे चाहे सरकारी क्षेत्र थे, वहाँ पर हिंदी दूसरे नंबर की भाषा बन गई थी। तो इसीलिए जो पहली भाषा कौन सी थी, अंग्रेज़ों की, यानी अंग्रेजी भाषा थी। लेकिन संपूर्ण भारत की जनता इस भाषा को नहीं समझ पा रही थी। इसीलिए जो कार्यालयों में अंग्रेजी शासन के कारण अंग्रेजी में लिखा जा रहा था उसका हिंदी में अनुवाद भी साथ ही साथ हो रहा था। इसीलिए कार्यालय की भाषा में हिंदी में अनुवाद करने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा रहा था। दूसरा, अगर हम देखें अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, यहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व या अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब क्या है, बोलबाला, बोलबाला कह सकते हैं हम, या पूर्ण रूप से जो अधिकार पूर्ण जो भाषा थी वो कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा थी। देखिए, देश आज़ाद हो गया, भारतीयों ने अंग्रेज़ों को देश से बाहर कर दिया, लेकिन वो अंग्रेजी को बाहर नहीं कर पाए।
अंग्रेजों के जाने के बाद भी, जैसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी पीछे छोड़ गए, वही बात रही कि अंग्रेजी का बोलबाला रहा। सभी जो कार्यालय थे वहां पर आज़ादी के बाद भी जो व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के द्वारा जो चालू की गई व्यवस्था थी उसी के अनुरूप सारा कार्य पूर्ण किया जा रहा था। इसीलिए समस्त जो प्रशासनिक साहित्य था वो मूलतः अंग्रेजी भाषा में ही लिखा जा रहा था। तो अब उस साहित्य को समझने के लिए उसका अनुवाद किस में किया जा रहा था? हिंदी भाषा में उसका अनुवाद होना शुरू हो गया था। उसके बाद देखें सरकारी नीतियां। देखिए सरकार ने भी हिंदी भाषा के प्रति कोई खास अच्छा रवैया उस समय नहीं अपनाया था। हम सब जानते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ तो एक नीति अपनाई गई थी, बहुत सी कमेटियां बनी, बहुत सी बैठकें हुई, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब ये सर्वसम्मति से स्वीकार होता हुआ नहीं लगा तो एक बीच का तरीका निकाला गया कि 15 सालों तक दोनों भाषाओं को सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी तो प्रयोग हो ही रही है और हिंदी का विकास कैसे हो कि हिंदी को कार्यालयों में जगह तो दो, लेकिन 15 साल तक अंग्रेजी भी उस कार्यालय में अपनी जगह बनाकर रखेगी। तो ऐसे में जो अंग्रेजी भाषा में कामकाज पहले आसानी से कर रहे हैं वो लोग हिंदी सीखने का प्रयास क्यों करेंगे या इस भाषा को कैसे अपना लेंगे? यही कारण रहा कि जो सरकारी नीतियां थी वो भी ऐसी थी जो अंग्रेजी की हिमायती रही, या कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे कि अंग्रेजी भाषा का ही विकास हो पाया, हिंदी भाषा का नहीं हो पाया। क्योंकि हिंदी को राजभाषा तो घोषित कर दिया लेकिन सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के अस्तित्व को ही बनाए रखा। और संविधान ने भी दोनों भाषाओं के सह अस्तित्व को स्वीकार किया कि संविधान ने ये लागू कर दिया, ये इस बात को स्वीकार दिया कि दोनों भाषाओं का सह अस्तित्व रहेगा, यानी दोनों भाषाएं एक साथ कार्यालयों में प्रयोग होगी। लेकिन हम अगर वर्तमान स्थिति के अनुसार देखें तो सत्ता में कौन है? अंग्रेजी है, यानी जो प्रभुत्व है वो किसका है? अंग्रेजी भाषा का ही है। उस समय कुछ अधिनियम बनाए गए। राजभाषा अधिनियम की अगर बात करें, राजभाषा अधिनियम ये कौन सा अधिनियम है? जो 1963 की धारा है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा कौन सी है? तीसरी। और उसका जो तीसरा खंड है उसके अनुसार चाहे संकल्प है, सामान्य आदेश है, नियम है, अधिसूचनाएं हैं या प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट है, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, संविदाएं हैं, करार है, टेंडर है, यानी टेंडर के जो फार्म है, ये कुल 14 प्रकार के प्रलेख हैं। प्रलेखों से मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट। 14 प्रकार के प्रलेखों के लिए द्विभाषिक रूप से किसका प्रयोग जारी रहा? दोनों भाषाओं का, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों को एक साथ जारी रखा गया। अब क्योंकि अंग्रेजी में जो टेंडर निकल रहा है उसका हिंदी में भी तो अनुवाद चाहिए, वो हिंदी में भी निकलेगा, तो वहां पर भी कार्यालय में हिंदी की जरूरत पड़ रही थी। दूसरा जो अधिनियम है वो है अधिनियम कौन सा है? 1967। ये जो अधिनियम बना इसके अनुसार जब तक सभी अहिंदी भाषी राज्य कौन से हैं? वो राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, अहिंदी भाषी जो राज्य हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब है, वहां पर पंजाबी मुख्य भाषा है, गुजरात है वहां पर गुजराती मुख्य भाषा है, तमिल में तेलुगु है, कर्नाटका में कन्नड़ है। तो जो अहिंदी भाषी राज्य है उनको एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए जब तक वो सहमत ना हो जाएं, किसको? हिंदी को। यानी अहिंदी भाषी जब तक हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएं तब तक अंग्रेजी सरकारी कामकाज की सह राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। यानी जब तक वो सहमत नहीं हो जाते तब तक हमें अंग्रेजी को साथ साथ रखना पड़ेगा। भाई क्यों सहमत होंगे वो? जब उनके पास अपनी भाषा है, अपनी राज्य की भाषा है, कामकाज वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो हिंदी को क्यों अपनाएंगे? तो यही कारण है कि कार्यालयी अनुवाद का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। यानी कार्यालयों में आज भी हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और सरकारी कार्यालयों में अगर हम देखें तो ये एक अलग विधा के रूप में
कार्यालयी अनुवाद नामक एक विषय बन गया है। यही कारण तो है कि आज हम इसे पढ़ रहे हैं। कार्यालयी अनुवाद ये एक विषय बन गया है। और इस नए विषय का जन्म किस कारण हुआ? क्योंकि अंग्रेजी मुख्य भाषा के रूप में चल रही है और मुख्य भाषा में जो लिखा जा रहा है उसका हिंदी भाषा में अनुवाद संविधान की तरफ से करना जरूरी है। यानी संविधान के आदेशानुसार उसका अनुवाद किया जाना आवश्यक है। इसीलिए कार्यालयी अनुवाद की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आपको ये बताना है कि कार्यालयी अनुवाद की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम देखते हैं कि कार्यालयों में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कार्यालयों में मौलिक लेखक या चिंतन किस में होता है? अंग्रेजी में ही होता है। वह द्विभाषिकता के नियम का पालन करते हुए अंग्रेजी पाठ का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया जाता है। इसीलिए हिंदी अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है। परिणाम स्वरूप कार्यालय साहित्य में हिंदी अप्राकृतिक, निरर्थक एवं दुर्बोध हिंदी का रूप धारण करती जा रही है। यानी कार्यालयों में जिस भाषा का, हिंदी भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो हमारे लिए बड़ी ही कठिन लगती है, बड़ी ही दुर्बोध है। ऐसा ही उसका रूप बनता चला जा रहा है, क्योंकि हम वहाँ जाकर भाषा तो अंग्रेजी को प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम उसको हिंदी में क्यों ट्रांसलेट करें? या हम जब उन शब्दों को सामान्य जीवन में पढ़ ही नहीं रहे हैं और कार्यालय में जाकर हम अंग्रेजी में हमें वो शब्द आसानी से मिल रहे हैं, तो हम उसका हिंदी में ढूंढने की कोशिश क्यों करेंगे? तो हमें अपने आप ही मुश्किल लगेगी। तो सरकार की हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित जो नीति है उसमें कथनी और करनी के बीच बड़ा ही अंतर है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति जारी रहती है तो हम भावी पीढ़ी को विरासत में निरुपयोगी हिंदी साहित्य ही दे पाएंगे। कहने का भाव क्या है कि हम एक ऐसा साहित्य देंगे जिसका आने वाली पीढ़ी के लिए कोई उपयोग नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी के राजभाषा घोषित होने पर हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है और इस दिशा में प्रयास भी हुआ है। लेकिन इसका एक गंभीर पहलू ये है कि राजभाषा के रूप में इसे अनेक विरोधों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि सभी राज्यों ने इसे अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में विरोध का सामना करना पड़ा है। और जब तक सर्वसम्मति से सभी राज्यों के द्वारा इसे राजभाषा घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक अगर हम स्थिति पर विचार करें तो स्थिति काफ़ी गंभीर कही जा सकती है। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी देश की भाषा है, हमारे राज्य की भाषा है और इसके लिए ज्ञान लेना हमें ज़रूरी है। हम आने वाले समय में बेशक हम हिंदी में अपना करियर बनाएं या ना बनाएं, हमारा भविष्य इसमें उज्जवल हो या ना हो, लेकिन इस भाषा के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए और इससे प्रेम करना चाहिए। यही हमारी भाषा के प्रति प्रेम और समर्पण है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।